नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना के किसानों को बहुत बहुत बधाई, अब आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ। जननायक राहुल गांधी जी ने 6 मई 2022 को वारंगल में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। आज आपकी कांग्रेस सरकार ने यह वादा पूरा किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है, कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों से कुछ वक्त मांगा। हालांकि पत्रकार आदेश रावल का कहना है कि राहुल विपक्ष के नेता बन सकते हैं ताकि जिम्मेदारी से भागने की धारणा टूटे, और आजकल वो हर मुद्दे पर आगे आकर जवाब दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का एक वीडियो चर्चा में है। वीडियो में वो कहते हैं कि शिवराज जब मुख्यमंत्री थे तो सीएम के तौर पर दिल्ली जाते थे, लेकिन अब वो सीएम नहीं है तो और लोकप्रिय हो गए हैं। वो बड़ी जीत के साथ दिल्ली गए हैं। आज दिल्ली भी नतमस्तक है। पूरा दिल्ली उन्हें पहचानता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। ये सब आपके द्वारा ही संभव हुआ। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के ताडीपल्ली में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन केंद्रीय दफ्तर को शनिवार तड़के कई बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। मंगलागिरी ताडीपल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल सुबह 5:30 बजे के आसपास शुरू किया। नगर निगम ने कहा यह अवैध निर्माण है, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। वाईएसआरसीपी ने नगर निगम की शुरुआती कार्रवाई को चुनौती देते हुए पिछले दिन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया कि अदालत ने किसी भी विध्वंस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था। वकील ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश की अवहेलना की गई है। बता दें, बुलडोजर चलने का जब नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ अपने दिमाग में आ जाते हैं, और फिर तो बीजेपी की प्रदेश सरकारों ने भी यही किया, बुलडोजर का इस्तेमाल किया। नायडू भी अब बीजेपी की राह पर चल पड़े हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू बदला लेने की राजनीति को अगले स्तर पर लेकर गए हैं। एक तानाशाह की तरह उन्होंने हमारी पार्टी के केंद्रीय दफ्तर को बुलडोजरों से ध्वस्त करवा दिया, जो लगभग पूरा हो चुका था। बता दें, विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर तानाशाही की तरह काम करने का आरोप लगाता रहा है और पीएम मोदी को तानाशाह बोलता रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी के साथ ही रहे जगनमोहन रेड्डी भी तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो भी इंडिया गठबंधन की भाषा बोलने लगे हैं। बीजेपी के साथ ही पार्टी जेडीयू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सनसनी फैल गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि यूपी में पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इतना काम करना है कि लोग हमें आकर पूछें, हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी को यूपी में कुछ सीटें दे देती तो इतना बुरा हाल देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर हमें सीटें मिल जाती तो एनडीए को यूपी में इतनी करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब पार्टी अपना आधार मजबूत करेगी और जिस भी बड़ी पार्टी को लगेगा कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन होना चाहिए, वो उनसे संपर्क कर सकती है। अनूप पटेल का ये बयान ऐसे समय में अहम हो जाता है जब केंद्र में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और बिहार में भी एनडीए सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेता ने जो बयान दिया है उससे सनसनी तो पैदा हो गई है। नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर जारी विवाद के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक स्वतंत्र एजेंसी की रिव्यू टीम की जांच में पाया गया कि 5 मई को नीट के कई परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक कई केंद्रों पर
अनिवार्य 2 सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और कुछ जगह प्रश्न पत्र रखने वाले स्ट्रांग रूम खुले पाए गए। वहां सुरक्षा गार्ड नहीं थे। सुरक्षा को लेकर ये जांच एनटीए के निर्देश पर इस टीम को सौंपी गई थी। केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से कहकर अब सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी है। सरकार का यह आदेश यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के 48 घंटे से कम समय में आ गया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जून तक होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए अजीबोगरीब तर्क दिया गया है। सरकार ने डार्क वेब पर इस परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका में एक कदम उठाया है, यानी पेपर अभी लीक नहीं हुआ लेकिन परीक्षा स्थगित कर दी गई। एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा यह क्या हो रहा है, अब एनटीए ने ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। इससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई थी, जबकि नीट परीक्षा पहले से ही पेपर लीक और धांधली की शिकायत से घिरी हुई है। देश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा एक और एनटीए परीक्षा स्थगित। इस बार ये सीएसआईआर यूजीसी नेट है। जाहिर है एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र की ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। केंद्र ने पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए नया कानून अधिसूचित किया है। नया कानून लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाएगा। एक दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि सरकार कड़े नियम कानून बना रही है। नए कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। परीक्षा कराने वालों को संभावित अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद सूचना नहीं देने पर उन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बनाए गए नए कानून पर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 को भारत की राष्ट्रपति ने 13 फरवरी 2024 को मंजूरी दे दी थी। आखिरकार आज सुबह राष्ट्र को बताया गया कि यह कानून शुक्रवार से लागू हो चुका है। स्पष्ट है कि यह नीट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट और दूसरे घोटालों के डैमेज कंट्रोल के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन यह कानून पेपर लीक होने के बाद उनसे निपटता है। सबसे महत्वपूर्ण वो कानून, सिस्टम और प्रक्रिया है जो सबसे पहले ये सुनिश्चित करे कि पेपर लीक नहीं हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासी समाज को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। अब भारतीय आदिवासी समाज पार्टी के सांसद और मदन दिलावर इस बयान को लेकर आमने सामने आ गए। दरअसल शिक्षा मंत्री दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी हिंदू हैं या नहीं वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, वंशावली लिखने वाले लोगों से पूछ लेंगे। अगर हिंदू नहीं हैं तो फिर उनके डीएनए की जांच करवा लेंगे कि वो अपने बाप की औलाद हैं कि नहीं। शिक्षा मंत्री के बयान पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासी समाज इसका करारा जवाब देगा। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बहुत बीमार हैं। उनके बयानों में बार बार बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है। आदिवासी समाज के डीएनए को लेकर दिया गया उनका बयान अति निंदनीय है। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। करनापुरम में जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में 48 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।